क्या होगा जब 3 साल से सीने में दफन एक सच आखिरकार सामने आ जाएगा? क्या मन्नत अपनी यादें वापस आने का राज छिपा पाएगी, या फिर वेदांश उसके हर झूठ के पीछे छिपी सच्चाई पहले ही पढ़ चुका है? आज रात सिर्फ दिल नहीं टूटेंगे, कई ऐसे राज भी खुलेंगे जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 35। लूना के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ना जाने क्यों सालू का अचानक पार्टी से गायब होना उसे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। इसलिए वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम लगभग खाली था। लूना एक एक करके हर केबिन का दरवाज़ा चेक करने लगी, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन सालू कहीं दिखाई नहीं दी। तभी क्लिक, अचानक सबसे आखिर केबिन का दरवाज़ा खुला और अंदर से सालू बाहर निकली। दोनों की नज़रें सीधे एक दूसरे से टकराई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर लूना ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। उसकी आंखें सालू पर टिकी थी। वह पूछी, तुम इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही थी? यह सुनते ही सालू के चेहरे पर ऐसे भाव आया जैसे लूना ने दुनिया का सबसे बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ लिया हो। उसने भवें उठाई। क्या कर रही थी कि क्या मतलब? वॉशरूम में जो लोग करते हैं वही कर रही थी। लूना धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी नज़रें बेहद पैनी हो चुकी थी। वह एक तिरछी मुस्कान लिए बोली, मेरे ख्याल से मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि वॉशरूम में कितना समय लगता है। यह सुनकर सालू के चेहरे की मुस्कान हल्की तिरछी हो गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर व्यंग से बोली, लड़की हो या नहीं, इस पर तो मुझे अब भी शक है। अगर सच में होती तो ऐसे सवाल नहीं करती। यह सुनते ही लूना की मुठ्ठियाँ कस गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वहीं सालू ने अपने बाल पीछे किए और चिढ़े हुए स्वर में बोली, देखो, मेरा मूड पहले से खराब है, तो मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। फिर उसकी आंखें सीधे लूना की आंखों में जा टिकी। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें सफाई दूँ? क्यों? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? वॉशरूम का माहौल अचानक भारी हो गया। दोनों एक दूसरे को घूर रही थी। एक तरफ लूना थी जिसे लग रहा था कि सालू कुछ छुपा रही है, और दूसरी तरफ सालू जो ज़रूरत से ज़्यादा रक्षात्मक व्यवहार कर रही थी। लूना ने गहरी सांस ली, फिर बेहद शांत लेकिन खतरनाक स्वर में बोली, सही कहा, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ। जो इंसान सच बोल रहा होता है ना, उसे इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पल के लिए सालू की आंखों में हल्की सी चमक कौंधी, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली और वह एक कदम आगे बढ़कर लूना की आंखों में देखते हुए बोली, वैसे, उसने जाते जाते तंज कसते हुए कहा, तुम्हें जो भी सोचना है लूना, आराम से बैठकर वॉशरूम में सोच सकती हो। फिर शायद तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि वॉशरूम में कितना टाइम लगता है। सालू ने बस उसे एक ठंडी नज़र से देखा, फिर बिना कुछ आगे कहे वहाँ से निकल गई। वहीं लूना कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखती रही। उसकी भवें अब भी सिकुड़ी हुई थी। वह धीरे से बुदबुदाई, यह जितनी नॉर्मल दिख रही है उतनी नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे वॉशरूम में एक आखिरी नज़र दौड़ाई, शायद कोई सुराग मिल जाए, कोई गलती, कोई सबूत, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि और भी ज़्यादा शक पैदा कर रहा था। लूना ने गहरी सांस ली। मुझे किंग को यह बात बतानी होगी, यह सोचकर वो भी बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मन्नत लगभग अपना पूरा कोटा खत्म कर चुकी थी। वह अपनी दुख भरी प्रेम कहानी भी सबको सुना चुकी थी और अब उसके अंदर का नशा, जलन और गुस्सा
तीनों मिलकर अपना असर दिखा रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी सालू पर पड़ी और अगले ही पल उसके अंदर जैसे लावा फूट पड़ा। वह अपनी कुर्सी से उठी। हालांकि कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ था, सीधे सालू। मन्नत जाकर सालू के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने सालू की साड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक मुस्कुरा दी। वह मुस्कान देखकर पंखुड़ी और अमृता दोनों समझ गई, अब कुछ न कुछ होने वाला है। मन्नत ने अपने साड़ी का पल्लू उंगलियों में घुमाते हुए कहा, अरे वाह, साड़ी बिल्कुल मेरी जैसी है। उसने सिर तिरछा किया, फिर सालू को गौर से देखते हुए बोली, कलर भी मेरी तरह, बोलने का अंदाज भी मेरी तरह, यहाँ तक कि मास्क भी मेरे जैसा। फिर उसने सालू के बालों की तरफ इशारा किया, बस एक फर्क है, तेरे बाल थोड़े लंबे हैं, मेरे थोड़े छोटे हैं। लेकिन मन्नत अभी रुकी नहीं थी। वो सालू के और करीब आई। उसकी आंखों में अब नशे के साथ साथ जुनून भी साफ दिख रही थी। और फिर उसने उंगली उठाई। मेरे जैसा मास्क पहनकर मेरे मिस्टर राठौर के साथ डांस भी कर रही थी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सालू का चेहरा सख्त पड़ गया, लेकिन मन्नत अब रुकने वाली नहीं थी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मेरे जैसी साड़ी पहन लोगी, मेरे जैसा मास्क पहन लोगी और मेरे मिस्टर राठौर के साथ 2 मिनट डांस कर लोगी तो मेरी जगह ले लोगी? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रही थी। फिर वह अचानक हंस पड़ी। ओह सालू, जगह कपड़े कॉपी करने से नहीं मिलती। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और पूरी मासूमियत से बोली, उनके लिए दिल में बसना पड़ता है। यह सुनते ही पंखुड़ी ने अपना माथा पकड़ लिया। अमृता और जैस्मिन ने अपने होठ भींच लिए ताकि हंसी बाहर ना निकल जाए। और सालू, उसकी आंखों में अब साफ साफ जलन दिखाई देने लगी थी। मन्नत नशे में भी पूरी शान से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे मिस्टर राठौर की जिंदगी में पूरे ब्रह्मांड की अप्सरा भी आकर खड़ी हो जाए ना, उसने अपने सीने पर हाथ रखा, तब भी उनकी निगाहें सिर्फ मुझे देखेगी और उनके दिल की धड़कनें सिर्फ मेरे लिए धड़केगी। यह सुनते ही सालू का चेहरा कस गया, लेकिन मन्नत अभी भी रुकी नहीं थी। फिर वह तंज भरे अंदाज में बोली, तो फिर तुम किस गली की हो? उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि मिस्टर राठौर तुम्हारे प्रति नरम है, लेकिन वजह कुछ और है। उसने उंगली उठाई। तुमने 3 साल संध्या माँ का ख्याल रखा, मेहनत की है, इसलिए मेरे मिस्टर राठौर तुम्हारे एहसानमंद है। फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उस एहसान को प्यार समझने की गलती मत करना। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पति के आस पास मत मंडराना। लेकिन कुछ लोग ना लातों के भूत होते हैं, बातों से उन्हें समझ नहीं आता। पूरा हॉल खामोश हो गया। सालू की मुठ्ठियाँ कस गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, पहली बात, मुझसे तमीज़ से बात करो, और दूसरी बात। वह थोड़ा आगे झुकी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन जहर से भरी हुई। जो बातें तुम मुझे सुना रही हो, वो अपने पति देव को भी सुनाना। मन्नत की मुस्कान हल्की पड़ गई। सालू ने आगे कहा, जब मैं उनके साथ डांस कर रही थी तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वह मेरे साथ अनकंफर्टेबल है। यह सुनते ही मन्नत की आंखें गहरी हो गई। पंखुड़ी और अमृता के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गई। सालू ने मौका देखकर और वार किया। वह मन्नत के बिल्कुल करीब आ गई। फिर उसके कान के पास लगभग फुसफुसाते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं मन्नत कि वह तुमसे बोर हो गए हैं? यह सुनते ही मन्नत की उंगलियां कस गई, लेकिन सालू अब रुकने वाली नहीं थी। उसने खुद की तरफ इशारा किया, जरा खुद को देखो, फिर मुझे देखो। उसके होठों पर घमंडी मुस्कान आ गई। मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और सच कहूँ, उसने सिर तिरछा किया,
तो तुम्हारी जगह लेने में मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चाहो तो आजमा लो, चैलेंज है मेरा। यह सुनते ही नशे में मुस्कुरा रही मन्नत की आंखों से सारी मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसकी नज़रें सीधे सालू पर टिक गई। कुछ पल ठहर कर फिर वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से कि पूरे हॉल का माहौल और भी अजीब हो गया। वह सचमुच अपने पेट पर हाथ रखकर हंस रही थी, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। पंखुड़ी, जैस्मिन और अमृता एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत को आखिर इतनी हंसी किस बात पर आ रही है। वहीं सालू उसे अजीब नज़रों से घूर रही थी। उसका गुस्सा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद मन्नत ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। फिर उसने हाथ के इशारे से सालू को नीचे बैठने के लिए कहा। बैठो, खड़े खड़े बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है। सालू का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। देखो, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हटती, मन्नत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने फर्श पर बैठा दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तमाशा मैं नहीं, तमाशा तो तुम कर रही हो। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी लड़खड़ा नहीं रही थी। नशे में होने के बावजूद उसके शब्द साफ और सीधे थे। फिर वह बोली, और एक बात बताओ, इतनी सारी गलतफहमियां आखिर पाल कैसे ली तुमने? फिर उसने अपना सिर हिलाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें बिल्कुल नहीं हंस रही थी। सच कहूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है सालू। सालू की भवें सिकुड़ गई। क्यों? मन्नत थोड़ा झुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा ना, उस दिन बहुत बुरी तरह टूटेगा। अब उसके चेहरे से पूरी हंसी गायब हो चुकी थी। वह पूरी तरह गंभीर हो गई। उसने सालू की आंखों में देखते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे चैलेंज कर सको। एक पल के लिए उसके होठों तक कोई नाम आया, शायद वी, लेकिन अगले ही क्षण वह रुक गई। नशे में होने के बावजूद उसे याद था कि उसे अपनी याददाश्त लौटने का सच छुपाना है। उसने तुरंत बात बदल दी। मेरे मिस्टर राठौर, कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि तुम उन पर दाव ठोक दो और वह तुम्हारे हो जाए। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान चेतावनी जैसी थी। और अगर तुमने सच में यह सोच लिया है कि तुम मेरे और उनके बीच में आ सकती हो, तो एक सलाह दूंगी। वह उसके करीब झुकी। हारने की आदत डाल लो, क्योंकि इस खेल का रिजल्ट पहले से तय है। सालू की आंखों में आग उतर आई थी। वही मन्नत ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और फिर पूरी शांति से कहा, इसलिए अपनी औकात मत भूलना, समझी तुम? तभी पूरे हॉल में वेदांश की ठंडी और अधिकार भरी आवाज़ गूंज उठी। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनते ही माहौल तुरंत शांत हो गया। मन्नत और सालू दोनों की नज़रें उसकी तरफ उठ गई। वेदांश ने एक नज़र दोनों पर डाली, फिर मयंक की तरफ मुड़कर कहा, पार्टी हॉल क्लियर? मयंक ने सिर हिलाया। हाँ, सारे मेहमान निकल चुके हैं। असल में यह पूरा तमाशा मेहमानों के जाने के बाद हुआ था। वहीं कबीर और शिव भी वेदांश के पास आ गए। उनके चेहरे पर सुकून भरी राहत थी। दोनों ने धीरे से उसे पूरी बात बता दी। कोई बम नहीं है, उसने जानबूझकर हमें भटकाया था। वेदांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। वह कुछ सोच ही रहा था, तभी सालू बोली, वेदांश, मुझे अब निकलना चाहिए। मन्नत ने तुरंत उसे घूरा, फिर मुंह बनाकर बोली, तो अब तक खड़ी क्यों हो? जाओ ना यहाँ से। वहीं वेदांश समझ चुका था कि मन्नत जरूरत से ज़्यादा पी चुकी है। उसने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में कहा, मिस सालू, शिव आपको राठौर मेंशन छोड़ देगा। सालू ने तुरंत कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है वेदांश, मैं कैब बुक कर लूँगी। लेकिन वेदांश का चेहरा पहले से थोड़ा सख्त हो गया। मैंने आपसे पूछा नहीं है मिस सालू, रात काफ़ी हो चुकी है, शिव आपको छोड़ देगा। यह सुनकर सालू एकदम चुप हो गई। वहीं शिव ने भी
सिर हिला दिया। तभी कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है वेद, मैं भी निकलता हूँ, कल मिलते हैं। पंखुरी ने जाते जाते मन्नत को देखा। उसकी हालत देखकर हंसी भी आ रही थी और चिंता भी हो रही थी। फिर वो कबीर के साथ निकल गई। धीरे धीरे लूना, शिव, सालू, अमृता, जैस्मिन सब वहाँ से चले गए। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल लगभग खाली हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ 2 लोग बचे थे, वेदांश और मन्नत। मन्नत अभी भी फर्श पर बैठी मुंह फुलाए हुए थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत उसी के पास हो। वेदांश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसके सामने झुका और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक उठाए जाने पर मन्नत ने उसकी शर्ट पकड़ ली, फिर मासूमियत से मुंह बनाकर बोली, जान कहिए ना, पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, आपने मुझे एक बार भी जान नहीं कहा। वेदांश का जबड़ा हल्का सा भींच गया, लेकिन वह चुप रहा। मन्नत भी कहाँ रुकने वाली थी। उसने फिर शिकायत शुरू कर दी, और आप सालू के साथ डांस क्यों कर रहे थे? आपको पता नहीं चला कि वह मैं नहीं थी? मेरी साड़ी खुल गई थी, इसलिए मैं वॉशरूम गई थी और उसी का फ़ायदा उठाकर वह आपके साथ डांस कर रही थी। फिर उसने उंगली उठाई, चीटिंग हुई ना मेरे साथ, पूरी चीटिंग। लेकिन वेदांश ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उस नकाबपोश का चेहरा, वह बस उसे उठाते हुए बाहर लाया, सीधे कार तक। कार का दरवाज़ा खोला, बहुत सावधानी से उसे सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ, कार आगे बढ़ गई। पूरे रास्ते मन्नत कभी उसे देखती रही, कभी मुंह फुलाती रही, और वेदांश वो सड़क पर नजरें टिकाए रहा। लेकिन उसकी आंखों में जो खामोशी थी, वह किसी भी शब्द से ज़्यादा भारी थी। बाहर एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों से टकरा रही थी। अंदर खामोशी पहले से भी ज़्यादा भारी थी, लेकिन मन्नत को इस खामोशी से सबसे ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। उसने मुंह फुलाकर कहा, देखिए, अगर आपने मुझे जान नहीं कहा ना, तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अब भी सड़क पर थी, क्योंकि वह पहले ही चाइल्ड लॉक लगा चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि मन्नत इस वक्त आधे नशे में है और आधी भावनाओं में। मन्नत ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने और ज़्यादा मुंह बना लिया। वाह, तो आपने पहले से तैयारी भी कर रखी है। फिर भी वेदांश शांत रहा। अब मन्नत सचमुच चिढ़ गई। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने खामोश क्यों हैं? ठीक है, जान नहीं कहना मत कहिए, लेकिन कुछ तो बोलिए। फिर उसने आरोप लगाया, और वैसे भी चीटिंग आपने की है। कोई जवाब नहीं। लेकिन वेदांश ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। आपने अपनी ही मन्नत को नहीं पहचाना, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर भी खामोशी, सिर्फ खामोशी। मन्नत ने आगे झुककर अपना चेहरा उसके करीब कर लिया। उसकी आंखों में शरारत लौट आई। आप हमेशा मुझे मेरी गलतियों पर पनिशमेंट देते हैं ना, तो आज मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। वेदांश की उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्की सी कस गई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, और यही बात मन्नत को और उकसा रही थी। अचानक वह अपनी सीट से उठी और अगले ही पल सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गई। पूरा शरीर एक सेकंड के लिए वेदांश का तन गया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। जबड़ा भिज गया, लेकिन उसने कार की स्पीड तक नहीं बदली, जैसे खुद को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा हो। मन्नत आराम से उसकी गोद में बैठ गई। उसने दोनों हाथ सीट के पीछे टिकाए, फिर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोली, आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझे जान कहेंगे या नहीं? वेदांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें अब भी सड़क पर थी। यह देखकर मन्नत को और गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब आप मुझे जान भी नहीं कहेंगे, ऊपर से मेरे साथ चीटिंग भी करेंगे, सालू के साथ डांस भी करेंगे, उसे घर भी भिजवाएंगे, और मेरी कोई परवाह नहीं है आपको? आखिरी शब्द तक आते आते उसकी आवाज़ सचमुच उदास हो गई। कुछ पल के लिए वह चुप हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली,
गाड़ी रोकिए। वेदांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कार वैसे ही आगे बढ़ती रही। मन्नत ने फिर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। इस बार भी कोई जवाब नहीं, बस बारिश की आवाज़ और इंजन की हल्की गूंज। कुछ सेकंड बाद वेदांश ने आखिरकार पहली बार उसकी तरफ देखा। बस एक नज़र, गहरी, खतरनाक और बेहद संयमित। फिर वो धीमे स्वर में बोला, अपनी सीट पर वापस बैठिए मिस मन्नत। बस इतना ही, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा दबाव था कि एक पल के लिए मन्नत भी चुप हो गई। लेकिन उसने भी कहा, नहीं बैठूंगी। मन्नत ने जिद में सिर हिलाया। आपको ही तो बहुत शौक था ना, जब भी हम दोनों गाड़ी में होते थे मुझे अपनी गोद में बिठाकर ड्राइव करते थे। वो और करीब खिसक गई। तो आज क्या दिक्कत हो रही है? वेदांश ने गहरी सांस ली। मिस मन्नत, अपनी सीट पर बैठिए। नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। पहले मुझे जान कहिए। बारिश लगातार कार की खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। अंदर सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। वेदांश ने फिर कहा, मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। लेकिन मन्नत उसके करीब झुक गई। अब उसकी सांसें सीधे वेदांश के चेहरे से टकरा रही थी। वेदांश की उंगलियां स्टीयरिंग पर कसती जा रही थी। उसकी धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी। मन्नत ने उसके चेहरे को गौर से देखा और फुसफुसाई, इतना नाराज मत होइए। मैं सच में आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ। वेदांश ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। मन्नत ने नम आंखों से कहा, अब तो मान जाइए। इतनी मेहनत कौन करता है किसी को मनाने के लिए? पहली बार वेदांश की आंखों में हल्की सी नरमी उतर आई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही सख्त भाव थे। मन्नत ने तुरंत शिकायत की, देखा, इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी आप पिघल नहीं रहे। वेदांश ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर नज़रें फिर ली। तभी मन्नत ने धीमे स्वर में कहा, मुझे प्यास लगी है। वेदांश ने बिना कुछ कहे पास रखी पानी की बोतल उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पीजिए और चुपचाप अपनी सीट पर। लेकिन इससे पहले कि वेदांश अपनी बात पूरी कर पाता, मन्नत ने झटके से उस पानी की बोतल को किनारे हटा दिया। वेदांश को संभलने या कुछ समझने का एक पल का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल मन्नत ने आगे बढ़कर अपने कांपते हुए नरम होठ सीधे वेदांश के होठों पर रख दिया। उस एक स्पर्श से जैसे चलती कार के अंदर का वक्त थम गया। वेदांश का पूरा वजूद एक पल के लिए जहाँ का तहाँ ठहर गया। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं आने दिया। मगर मन्नत, वह तो जैसे बिना किसी डर, बिना किसी झिझक, पूरी दीवानगी के साथ वेदांश के होठों को चूमती जा रही थी। अपनी मोहब्बत का हर एक कतरा उस एक चुंबन में उड़ेल रही थी। मन्नत के दोनों हाथ इस वक्त वेदांश की सीट को कसकर पकड़े हुए थे, जिससे वो पूरी तरह वेदांश के ऊपर झुकी हुई थी। वहीं वेदांश अभी भी कार चला रहा था। मन्नत के इस पागलपन की वजह से कार की स्पीड अब काफ़ी कम हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वेदांश ने इस बार मन्नत को खुद से दूर नहीं किया। उसने आखिरकार कार को सड़क के किनारे रोक दिया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। कार की छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ भीतर पसरी खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। मन्नत इस वक्त पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी। वह बिना रुके पूरी दीवानगी के साथ वेदांश को चूमती जा रही थी, जैसे वह अपनी उस छुअन से वेदांश के दिल की सारी करवाहट को धो लेना चाहती हो। वहीं वेदांश खुद को संभाले हुए था। वह अपनी भावनाओं पर काबू रखना, खुद को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। कुछ ही पलों में वेदांश को महसूस हुआ कि मन्नत के जिस्म का पूरा बोझ उसके ऊपर आ गिरा। मन्नत अब गहरी नींद में सो चुकी थी। उसका चेहरा वेदांश के होठों से हटकर सीधे उसके चौड़े सीने पर आकर टिक गया था। मन्नत ने मासूमियत से अपना सिर वेदांश के दिल के ऊपर रख दिया था। वेदांश कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत, आंखों के नीचे छिपी थकान और होठों पर बची हुई हल्की शिकायत, जैसे सोते हुए भी वह उससे नाराज हो।
वेदांश की नज़रें अनजाने में उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने देखा मन्नत की आंखों के कोनों में सूखे आंसुओं के निशान अब भी मौजूद थे। लगातार चूमने की वजह से मन्नत के होठ और गाल पूरी तरह गुलाबी हो चुके थे। उसका दिल एक बार फिर कसकर रह गया। धीरे से उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द साफ दिखाई दिया, वह दर्द जिसे वह पूरे दिन छिपाता फिर रहा था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मन्नत के बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी उंगलियां एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर फिर वही कठोर शांति लौट आई। वह झुका और बहुत सावधानी से मन्नत को अपने सीने से थोड़ा और सटा लिया, जैसे अनजाने में यह यकीन कर लेना चाहता हो कि वो सचमुच यही है, उसके पास 3 साल पहले की तरह फिर कहीं गायब नहीं हो जाएगी। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर एक तरफ गहरी नींद में सोई मन्नत थी और दूसरी तरफ जागती आंखों वाला एक ऐसा आदमी जो अपनी मोहब्बत से नाराज भी था और उसी मोहब्बत पर जान भी छिड़कता था। कुछ देर बाद वेदांश ने गहरी सांस ली। कार दोबारा स्टार्ट की और बिना कुछ कहे रात के अंधेरे को चीरती हुई कार फार्म हाउस की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद उनकी कार फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। रात की ठंडी हवा और बारिश की आवाज़ पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। वेदांश ने इंजन बंद की और एक नज़र सोई हुई मन्नत पर डाली। वह गहरी नींद में थी। चेहरे पर थकान, दर्द और मासूमियत एक साथ दिखाई दे रही थी। वेदांश कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने सावधानी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत अनजाने में उसके सीने से और सट गई, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। वही वेदांश खामोशी से फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम धीमे और संभले हुए थे। कुछ ही पलों में वह सीधे अपने कमरे तक पहुंच गया। वह बेड के पास रुका और बहुत सावधानी से मन्नत को बिस्तर पर लिटा दिया। नींद में भी मन्नत का चेहरा शांत नहीं लग रहा था, मानो उसके दिल में छिपे सवाल अब भी उसका पीछा कर रहा हो। वेदांश कुछ क्षण वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी कलाई पर किसी की नरम पकड़ महसूस हुई। वह ठिठक गया। पलटकर देखा तो मन्नत जाग चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए टुकुर टुकुर सिर्फ उसे ही देख रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी, मानो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहा जा रहा हो। वेदांश ने खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, सो जाइए, गुड नाइट। वह दोबारा मुड़ने ही वाला था कि मन्नत ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अगले ही पल उसने हल्का सा खींचा। वेदांश अपना संतुलन खो बैठा और उसके ऊपर आ गिरा। दोनों के बीच की दूरी अचानक बेहद कम हो गई। एक पल के लिए जैसे समय ठहर गया। मन्नत की आंखें लगातार उस पर टिकी हुई थी। उन आंखों में शिकायत भी था, दर्द भी था और एक गहरी चाहत भी। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के आसपास रख दिए। उसकी आवाज़ भर आ गई थी जब वह बोली, मुझे प्यार कीजिए ना, प्लीज़। वेदांश बस उससे देखता रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा भाव उभरा, जैसे मन्नत के शब्दों ने उसके भीतर दबे जख्म को छू लिया हो। मन्नत की आंखें अब नम होने लगी थी। वह धीमे स्वर में बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करें, इतना कि मेरे सारे डर खत्म हो जाए, इतना कि मुझे फिर कभी ये महसूस ना हो कि मैं आपसे दूर हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका भरोसा चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर कनपट्टी तक बह गया, लेकिन उन आंसुओं के पीछे उसकी आंखों में वेदांश अपने लिए बेइंतहा डिज़ायर साफ देख पा रहा था। तभी वेदांश, जिसका चेहरा अब तक पूरी तरह भावहीन था, उसके होठों के कोनों पर एक तिरछी सी मुस्कान उभरी। वह मुस्कान छोटी थी, लेकिन उसमें छिपा दर्द बहुत गहरा था। उसने कुछ पल तक मन्नत को देखा और फिर शांत स्वर में कहा, लेकिन आप तो मुझे अपना पति नहीं मानती। आपने ही तो कहा था कि तस्वीरें और वीडियो दिखा देने से मैं आपका पति नहीं बन जाऊंगा। मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं आपका पति हूँ।
क्योंकि अभी तक आपको हमारी शादी की यादें नहीं लौटी है ना? उसने एक पल रुककर गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। और मेरे ख्याल से अब तक मैं ये साबित नहीं कर पाया हूँ, तो फिर किस हक से आपको प्यार करूँ? उसके शब्द सुनते ही मन्नत जैसे एक पल के लिए जर हो गई हो। उसकी आंखों में झिझक उतर आई, नजरें अपने आप झुक गई, जवाब जैसे कहीं गुम हो गया हो। वेदांश ने उसकी खामोशी को देखा और होठों पर फीकी मुस्कान लिए कहा, लगता है अब आपको भी खामोश रहने की आदत हो गई है। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी। वह सीधे वेदांश की आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी जान हूँ। उसकी आवाज़ काँप गई। प्लीज़ ऐसे बर्ताव मत कीजिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। आपको शिकायत करनी है तो कर लीजिए, मुझे पनिशमेंट देनी है तो दे दीजिए, मैं सब सह लूँगी, लेकिन ऐसे बेरुख होकर सवाल मत कीजिए। आपकी जान को बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहते हुए उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हल्की दाढ़ी से भरे गाल पर उंगलियां फेर दी। उस स्पर्श में प्यार था, माफ़ी थी और बिछड़ जाने का डर भी। फिर उसकी आंखों में देखते हुए वह फुसफुसाई, मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ वी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वेदांश की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। उसकी आंखों में कुछ चमका। 3 साल, पूरे 3 साल बाद उसने ये शब्द फिर से सुने थे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ वी। ये शब्द उसके कानों में किसी अमृत की तरह उतर रहे थे। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे इस पल को अपने भीतर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। मन्नत को बिल्कुल एहसास नहीं था कि नशे, दर्द और भावनाओं में बहकर उसने वो सच बोल दिया था जिसे उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ क्षण बाद वेदांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले जैसी शांत नहीं थी। उनमें भावनाओं का तूफान था और उसके नीचे छिपी हुई एक खतरनाक सच्चाई भी। उसने बिना पलक झपकाए मन्नत को देखा और बेहद धीमे स्वर में पूछा, यानी आपकी यादें वापस आ गई है? बस इतना सुनना था कि मन्नत का सारा नशा पल भर में उड़ गया। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया, चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने अभी क्या कह दिया है। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी वेदांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें जीत कम और दर्द ज़्यादा था। वो धीमे से बोला, आपके मुंह से सच सुनने के लिए मैं तरस गया था। मन्नत बस उसे देखती रह गई। वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं जानता हूँ कि आपकी यादें वापस आ चुकी है और यह सच अब बासी हो गया है। यह कहते हुए वह उसके ऊपर से हट गया और सीधा खड़ा हो गया। अब उसकी लंबी परछाई मन्नत पर पड़ रही थी। उसकी नज़रें लगातार उसके चेहरे पर टिकी थी। वही मन्नत का सारा होश उड़ चुका था। वह धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई। उसके होठ बुरी तरह काँप रहे थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वो मैं बस इतना ही कह पाई थी कि वेदांश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अच्छी एक्टिंग करती हैं आप। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द दिल को चीर देने वाला था। आपकी यादें वापस आ गई और आपको लगा कि आप मुझसे छिपा लेंगी। उसने हल्की हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं आपकी खामोशी पढ़ सकता हूँ, आपका दर्द पढ़ सकता हूँ, आपकी आंखों के आंसू पढ़ सकता हूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। तो क्या मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ कि आप मुझसे अपनी ही यादें छिपा रही हैं? मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और वेदांश अब 3 साल से अपने सीने में दबा हुआ दर्द शब्दों में बदल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले उसने गहरी सांस ली,
आप हर बात मुझसे छिपाती चली गई थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। मन्नत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द अभी भी उसके गले से निकल नहीं रहे थे। वह बस खामोश बैठी रही। वही वेदांश कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में शिकायत भी था, दर्द भी था और एक अजीब सी बेबसी थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, जानती हैं आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? मन्नत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी भींगी हुई आंखों में सवाल थे। वेदांश के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आपकी आंखें, उसने बेहद धीमे स्वर में कहा। आपकी जुबान खामोश हो सकती है, आप खुद को दुनिया से छिपा सकती हैं, मुझसे झूठ भी बोल सकती हैं, लेकिन आपकी आंखें, उसने गहरी सांस ली, आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती है। मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। वेदांश की नजरें अब भी उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। इन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, कभी भी नहीं। यह सुनते ही मन्नत का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया, क्योंकि वह उन शब्दों का असली मतलब समझ गई थी। वेदांश सिर्फ उसकी आंखों की बात नहीं कर रहा था, वह उन आंखों की बात कर रहा था जो कभी आलिया की थी। आंखें जो अपने किंग से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह आंखें जो हर बार उसके सामने उसके दिल का राज खोल देती थी। शायद यही कुदरत का सबसे अनोखा करिश्मा था। दो अलग अलग जिंदगियां, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन मोहब्बत की एक ही डोर। मन्नत का दिल था, लेकिन आंखें आलिया की थी। एक दिल जो अपने वीर से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और दूसरी आंखें अपने किंग के लिए उसी मोहब्बत को छिपा नहीं पाती थी। मन्नत हमेशा अपने दर्द को छिपा लेती थी, अपनी तकलीफ को मुस्कान के पीछे दबा लेती थी, अपने दिल के जख्मों को दुनिया से बचा लेती थी। लेकिन उसकी आंखें अपने वीर से हर बार सच कह देती थी, हर बार उसका साथ छोड़ देती थी। उसकी नजरें धीरे धीरे झुक गई। वह वेदांश की आंखों में अब और नहीं देख पा रही थी। वह बेड पर बैठी अपनी नजरें झुकाए हुए थी। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। हर आंसू जैसे उसके भीतर छिपे डर, दर्द और अपराध बोध को बाहर ला रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि दोनों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। मन्नत का दिल बुरी तरह भारी हो चुका था, लेकिन अब भी उसके गले से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वेदांश की निगाहें लगातार उसी पर टिकी हुई थी, वही निगाहें जिनसे वो कभी कुछ छुपा नहीं पाई थी। वेदांश कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। ऐसी मुस्कान जो खुशी की नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की गवाही दे रही थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और भराए स्वर में पूछा, जानती हैं सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है? मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पलकों से एक और आंसू टूटकर गालों पर बह गया। वेदांश ने फीकी हंसी हंसी। मैं जानता हूँ आप अभी भी कुछ नहीं बताएंगी मुझे। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार कर लेने की थकान थी। और सच कहूँ, उसने गहरी सांस ली, तो अब मुझे आपके बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मन्नत की उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझ गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। वेदांश की आंखें इस वक्त असामान्य रूप से शांत थीं, लेकिन उसी शांति के पीछे 3 वर्षों का दर्द छिपा हुआ था। फिर वह बेहद धीमे स्वर में बोला, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आप सिर्फ सुनेंगी। यह सुनते ही मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अचानक एक अनजाना डर महसूस हुआ, मानो वो समझ गई हो कि अब वेदांश अपने सीने में दबे उन जख्मों को खोलने वाला है, जिन्हें उसने 3 सालों से किसी को छूने तक नहीं दिया था। मन्नत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वेदांश की आंखों में बरसों का दर्द, शिकायत और अधूरी मोहब्बत एक साथ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने कहा, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।